हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए हम लोग एनसीईआरटी की जो लक्ष्य सीरीज चल रही थी आपकी 2000 एमसीक्यू का टारगेट था। अभी 2 पार्ट हुए थे जिसमें हम लोगों ने 35 एमसीक्यू कंप्लीट कर लिया था। ये आपका है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का जो एनसीईआरटी है उसी से आपका लिया गया। इसमें साथ ही साथ देखिए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को शामिल करते हुए नए प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। और ये पूरा एमसीक्यू अगर आप देख लेंगे तो पूरी कंप्लीट एनसीईआरटी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की आपकी रिवाइज हो जाएगी, यानी कि आपको थ्योरी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप इन एमसीक्यू को या इन क्वेश्चन आंसर को देख लीजिए तो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उस स्तर के हम लोगों ने प्रश्नों को इसमें शामिल किया। प्रश्नों को जो बनाने का तरीका है वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल बेस्ड पे है, इसीलिए आपकी थ्योरी भी यहाँ से क्लियर होती चली जाएगी। यहाँ पर देखिए ये पूरी सीरीज आपकी फ्री अवेलेबल है जो आपको इसी YouTube चैनल पे मिल जाएगी। यदि आप पहले बार यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों तक शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा यहाँ पे देखिए हमारा ऐप है जीएस बाय दिवाकर, और इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं यदि आप किसी भी कोर्सेज यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी के कोर्सेज से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए बैचेज भी उपलब्ध हैं पूरे फुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। और आपका यहाँ पे PDF वीडियो टेस्ट सीरीज सारा कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल कराया जाएगा विद इन टाइम और टोटल सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये दिसंबर 2024 और जून 2025 के टारगेट बैचेज हैं। जिसको आपको जुड़ना हो तो यहाँ से जुड़ लीजिए। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का भी सेम यही सिलेबस है, सेम बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के प्रश्नों को। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, इसके पहले जो 35 प्रश्न है, 35 क्वेश्चन है, उसका लिंक जो है यहाँ वीडियो में मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, या यहाँ पे जो आई बटन ऊपर दिखेगी ना, वहाँ पे भी ऐड कर दूंगा मैं, तो वहाँ से भी आप क्लिक करेंगे तो इन दोनों वीडियोज़ को आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। ऐसे फ़ायदा ये होगा कि टोटल जो आपका, मैंने पहले भी बात करी कि ये केवल MCQ नहीं है बल्कि आपका क्या है, कंप्लीट थ्योरी है। ठीक, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप प्रश्न खुद ही देख लीजिए किस स्तर के प्रश्नों को यहाँ पे शामिल किया गया है, और इससे आप आसानी से उस चीज़ को समझ पाएंगे ही। यहाँ मीडियम का भी कोई विशेष इशू नहीं है, तो इसलिए आप लोग यहाँ पे मीडियम का भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं 36 नंबर है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एनसीईआरटी की जो किताब है उसी से सारे प्रश्न कराए जा रहे हैं। और ये टोटल आपका जो प्रश्न है इसको कंप्लीट करने पे पूरी थ्योरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। समझिए 36 नंबर के प्रश्नों से। इसके पहले के जो प्रश्न है उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिएगा ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर के नाम से। ठीक है, वहाँ पे इसका PDF भी मिल जाएगा कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, और साथ ही साथ आपको साल भी वहाँ पे मिल जाएगा, तो इसका भी टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। वहाँ पे क्लिक करते हुए आप डायरेक्ट वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ से ऐड होके और भी जो क्वेश्चन वहाँ पे कराए जाते हैं वो भी आप वहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है ना। 36 नंबर देखिए दिया गया है, उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से हुआ है। द नदर्न प्लेन हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम। तो 3 प्रणालियाँ कौन कौन सी हैं आपकी, आपने जाना ये है, सिंधु है, ठीक है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, तो ये 3 नदी प्रणालियाँ हैं, इनकी सहायक नदियों के द्वारा जो भारत के विशाल मैदानों का निर्माण हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका विस्तार 9 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। ठीक है, यानी कि ये आपका कितने एरिया में स्प्रेड हुआ है, 9 लाख स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में है आपका। तो 9 लाख वर्ग किलोमीटर में जो आपका भारत का विशाल मैदान है ये नहीं फैला हुआ है बल्कि 7 लाख में है। ठीक है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये आपका फैला हुआ है। कौन सा, ये उत्तर का जो विशाल मैदान है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए यह मैदान 3400 किलोमीटर लंबा, 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो जनरली ये आपका कितना है, 2400 किलोमीटर ये इसकी लंबाई है। जो गंगा का विशाल मैदान है या जो भारत का विशाल मैदान है ये कितना है,
टू 400 एंड आपका 240 से लेके 320 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। तो ये आपका ठीक है। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, किस आधार पे? ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। जो पूछा गया इनकरेक्ट ही आपसे, तो 2 और 3 यहाँ पे होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, आगे देखिए 37 नंबर। अब देखिए इससे आपने क्या समझ लिया कि भारत का जो विशाल मैदान है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों से निर्मित ये विशाल मैदान, इसकी जो लंबाई है या इसका जो विस्तार है वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल फैला हुआ है तथा 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा ये आपका मैदान है। ठीक है, आगे देखिए निम्न में से कौन सा इनकरेक्ट है? गंगा का मैदान का विस्तार जो घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच है, जो गंगा प्लेन है, गंगेटिक प्लेन है, कह रहा है उसका विस्तार जो है कहाँ तक? घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच ही है। ठीक है, आगे देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का जो मैदान है ये मुख्यतः असम में स्थित है। पंजाब मैदान का निर्माण सिंधु और इसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। ठीक है, तो पहले तो देखिए गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन द घग्गर एंड तीस्ता। घग्गर ये आपका हरियाणा वाली जो है, ठीक है, तीस्ता आपका ये जो सिक्किम के पास है वहाँ से। तो आप देख सकते हैं कि उसके आसपास तक ये रिवर का जो विस्तार है वो देखा जाता है। तो यदि हम लोग यहाँ पे मैप बनाएं, ठीक है, तीस्ता आपकी यहाँ पे है, घग्गर आप देखेंगे हरियाणा के पास यहाँ तक है। तो गंगा भी नदी यहाँ से आपकी निकलती है ऐसे, तो घग्गर रिवर यहाँ पे हरियाणा वाली है। ठीक है, अभी हाल ही में बारिश जब इसमें होती है, चूँकि ये लगभग पट चुकी है, ठीक है, तो इसमें बाढ़ आ जाता है जनरली थोड़ा भी, क्योंकि इसका जो बेसिन एरिया है वो गहरा नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ तीस्ता और घग्गर नदियों के बीच। तो पहला तो ठीक है ये, ठीक है। उसके बाद देखिए हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, इन सभी राज्यों में ये आपका है ही। ब्रह्मपुत्र का मैदान असम में स्थित है, ये भी आपका करेक्ट है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया पंजाब मैदान का जो निर्माण है सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा इसका मैदान का निर्माण किया गया है, जिसमें दोआब हैं, जिसमें आपने पढ़ा होगा रचना, बारी, बिस्त। ठीक है, बिस्त में जैसे बिस्त दोआब आ गया, ट्रिक भी हमने बताया था। बी से आपका हो गया ब्यास, स से आपका सतलज, ब्यास और सतलज के बीच बिस्त दोआब हो गया। रचना दोआब किसके बीच है? रावी और चिनाब के बीच जो है रचना दोआब हो गया। र से रावी, च से चिनाब हो गया। ठीक है, इस तरह से वहाँ पे पंजाब में दोआबों का निर्माण जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए, ठीक है, अवसादों से हुआ है। सिंधु के मैदान का विस्तार हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ हिस्सों में। तो अभी ये सिंधु नहीं बल्कि कौन सा है? गंगा है। ठीक है ना, इसका विस्तार जो यहाँ पर देखा जाता है, तो आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं। 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखिए दिया है ना कि इनकरेक्ट आपको चूज करना है। तो ये जो सिंधु रिवर है, इंडस प्लेन इज स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ हरियाणा, ये आपका इनकरेक्ट है, बल्कि इंडस प्लेन की जगह यहाँ पे आपका गंगा प्लेन हो जाएगा। ठीक है ना, तो गंगा प्लेन इज स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार एंड पार्शियली झारखंड आल्सो। ठीक है, नेक्स्ट आपका 38 नंबर का है। इसमें देखिए जो दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपका मेंशन किया गया खादर है, भाबर है, तराई है, भांगर है, और इसको आपका दिया गया स्थलाकृतियों के उत्तरी मैदान के संदर्भ में, उत्तर से दक्षिण, मतलब आपका नॉर्थ टू साउथ, इसको क्या करना है आपको सिस्टमेटिक ऑर्डर में लगाना है। तो अगर आप इंडिया का मैप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि कहाँ पे कैसा तराई है, कहाँ पे क्या है। तो शुरुआत में ऊपर आपने देखा होगा यहाँ पे कि सबसे ऊपर क्या होगा, यहाँ पे भाबर होता है, जहाँ पे रिवर क्या होती है, ऊपर से नदी निकलेगी, और भाबर के नीचे देखिए यहाँ पे जो कंकड़ पत्थर ये सब होंगे ना, तो इसमें क्या होती है, नदी आपकी जो है विलुप्त हो जाती है। तो भाबर वाले रीजन में क्या होगी, विलुप्त हो जाएगी। तो सबसे ऊपर कौन सा हो गया, भाबर हो गया। भाबर के जैसे नीचे आएगी, ठीक है ना, तो भाबर के नीचे आने के बाद कौन सा, जहाँ पे नदियाँ क्या करेंगी आपकी पुनः इसकी ओरिजिन देखी जाएगी, तो ये आपका हो जाता है तराई क्षेत्र। ठीक है, और तराई क्षेत्र के बाद जो है आपका बांगर पड़ता है। जलोढ़ मृदाएँ आपने पढ़ा होगा, तो जलोढ़ में जो पुरानी जलोढ़ होती है उसको बांगर बोला जाता है। ठीक है, और जो नवीन जलोढ़ होती है उसको खादर बोला जाता है। नवीन और प्राचीन जलोढ़ यानी खादर बागर में अंतर क्या होता है
कि जो नवीन जलोढ़ होती है, मीन्स कि जहाँ पे आपका क्या होता है कि नदी का पानी का बाढ़ का पानी अक्सर पहुँचता रहता है, तो वहाँ पे नए नए अवसादों का निर्माण होता रहता है, अवसादीकरण होता रहता है, तो आपका क्या होता है खादर होती है। लेकिन इसके पहले जहाँ पे आपका पहले मान लीजिए नदी कहीं से प्रवाहित हो रही है यहाँ पे, और ये आपका पहले क्या रहा होगा, खादर रहा होगा। बाद में नदी की धारा परिवर्तित होकर यहाँ से हो गई, तो अब खादर वाला रीजन यहाँ है, ये पुरानी जलोढ़ हो गई, तो पुराना खादर यानी कि आपका बांगर कहा जाएगा। तो क्रम आप देखेंगे भाबर है, ठीक है, 2 हो जाएगा भाबर, तराई और बांगर, फिर खादर, यानी 2 3 4 1, ठीक है, 2 3 4 1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 39 में देखिए, प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। इसमें दिया है कि यह मेज की आकृति की तरह उठा हुआ होता है। 39 में मेज की आकृति की तरह यह उठा हुआ था। इसका निर्माण केवल क्रिस्टलीय या रूपांतरित चट्टानों या शैलों से हुआ है। यह प्राचीन भूभाग अंगारा लैंड का भाग है, जो अलग होकर उत्तर में गोंडवाना लैंड का भाग बना, ठीक है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, ये चुनिए आप यहाँ पे, ठीक। 39 नंबर, तो यहाँ पे आपका यह मेज की आकृति की प्रायद्वीपीय पठार आपने देखा होगा कि मेज की आकृति की जैसी होती है, और इसका निर्माण क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों से हुआ है, रूपांतरित शैलों से भी हुआ है, और ये आपका गोंडवाना लैंड का भाग भी है, ठीक है। तो ये आपका मेज की आकृति की तरह ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्रिस्टलीय आग्नेय, ये कह रहा है कि इसका निर्माण केवल क्रिस्टलीय रूपांतरित शैलों से बना हुआ है, बल्कि यहाँ पे आपका देखिए इट कंपोज्ड ऑफ ओनली क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ओनली क्रिस्टलाइन जो दिया गया, इसका निर्माण ओनली मेटामॉर्फिक रॉक से नहीं हुआ, बल्कि क्या है, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक भी इसमें है, ठीक है, इग्नियस रॉक भी है और मेटामॉर्फिक रॉक। तो इसीलिए आप जानते हैं कि जो प्रायद्वीपीय पठार पे मृदाएं पाई जाती हैं ज़्यादातर वो काली मृदा है। तो काली मृदा आप जानते हैं कि किसके द्वारा इसका निर्माण होता है, वल्केनो होता है, उसके द्वारा जो लावा होती है, लावा निर्मित ये मिट्टियाँ होती हैं, ठीक है। इसीलिए इसको जो आपकी ब्लैक सॉइल होती है उसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है, या उसको स्वतः जुताई वाली मृदा भी बोला जाता है, सेल्फ प्लाउइंग सॉइल, ठीक है। तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाए। इट इज़ ओल्डेस्ट लैंडमास पार्ट ऑफ अंगारा लैंड, जो अंगारा लैंड दे रहा है, तो ये अंगारा लैंड नहीं बल्कि गोंडवाना लैंड। एक्चुअली 2 पार्ट था, जब आपने देखा होगा पैंजिया और पैंथलासा था, तो पैंजिया का डिवीज़न हुआ 2 पार्ट में, नॉर्थ वाला पार्ट आपका अंगारा लैंड से, साउथ वाला गोंडवाना लैंड कहा गया। जो साउथ वाले ज़्यादातर जो आपके कॉन्टिनेंट्स बने हैं ये गोंडवाना लैंड से ही बने हैं, नॉर्थ वाले मैक्सिमम आपका अंगारा लैंड से बना हुआ है। तो ये दोनों पार्ट नहीं होगा बल्कि गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है। तो इसमें कह रहा है कि सही कथन आपको चुनना है, तो केवल एक आपका सबसे ज़्यादा करेक्ट है। दूसरा वाले में वनली क्रिस्टलाइन दिया था, इसमें वनली नहीं होता, केवल नहीं होता, ये होता है कि इसका निर्माण रूपांतरित शैलों से या क्रिस्टलीय रूपांतरित शैलों से हुआ है, तो भी आपका ये करेक्ट होता, क्योंकि यहाँ पे आपका इग्नियस और मेटामॉर्फिक दोनों प्रकार के रॉक के द्वारा इसका निर्माण हुआ है, ठीक है ना। 40 नंबर देखिए, इसमें दिया गया नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित प्रायद्वीपीय पठार का भाग जो कि मालवा पठार के अधिकांश भाग पर विस्तृत है, उसको किस नाम से जाना जाता है या उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। कौन सा, नर्मदा नदी के उत्तर में, चलिए मैप में हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे ये आपका नर्मदा रिवर है। कह रहा है कि इसके उत्तर में स्थित प्रायद्वीपीय पठार का जो भाग मालवा के पठार के अधिकांश भाग पर स्थित है, तो यहाँ पे देखिए आपका इस तरह से बना हुआ है। ये आपकी बिंद रेंज हो जाएगी, बीच में नर्मदा, यहाँ पे आपकी तापी। तो बिंद रेंज वाला जो पार्ट है यहाँ पे आपका मालवा का पठार है, ठीक है। तो इस क्षेत्र को जो है जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल आइलैंड्स बोला जाता है, बुंदेलखंड प्लेट्यू बोला जाता है, बघेलखंड प्लेट्यू बोला जाता है, या किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसको जाना जाता है किस नाम से, आपका जो है मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ भी इसको कहते हैं, या सेंट्रल आइलैंड्स भी बोला जाता है, क्योंकि कई बार आपने देखा है इस तरह के प्रश्न आपका यूपीएससी में भी पूछे गए हैं कि मध्यवर्ती भूमियों के अंतर्गत किन पठारों को शामिल किया जाता है, ठीक है। तो जनरली जो अपना जो प्रायद्वीपीय पठार है उसको 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, एक आपका सेंट्रल आइलैंड्स और दूसरा आपका क्या होता है, दक्कन का पठार, है छोटा नागपुर पठार के रूप में भी जानते हैं, क्या बोलते हैं उसको, दक्कन का पठार। यही 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, और इन्हीं पार्टों को नर्मदा नदी के उत्तर में मालवा पठार के अधिकांश भाग पे जो विस्तृत भूमियाँ होती हैं उसको हम लोग जो है
सेंट्रल हाईलैंड्स या मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ भी कहते हैं। साथ ही साथ जो विंध्य श्रृंखला है, दक्षिण में मध्यवर्ती उच्च भूमि और उत्तर पश्चिम में अरावली से आपका क्या होती है, यहाँ पे अरावली है और इधर विंध्य श्रेणी है, इसके बीच का जो है ये सेंट्रल हाईलैंड्स के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, ये अक्सर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ के अंतर्गत किसको शामिल किया जाता है। मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, यूपीएससी आप ऑप्शनल या जीएस का पेपर उठा के देखिएगा, वहाँ पे दिया गया है कि केंद्रीय मध्यवर्ती उच्च भूमियों का विवरण स्पष्ट करते हुए, ठीक है, उसका वर्णन करने के लिए दिया गया था। तो इसी तरह से आपका 41 में देखिए, यहाँ पे आपका जो दिया गया 41 में कि मध्य उच्च भूमि से बहने वाली नदियाँ दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ ढाल के अनुसार बहती हैं। ठीक है, उसके बाद दिया गया यहाँ पे चंबल, केन, बेतवा, सिंध मध्य उच्च भूमि से बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। बुंदेलखंड, बघेलखंड इसका जो है पूर्वी विस्तार है। तो बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का जो पठार है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये जो है आपका इसी का विस्तार है। तो आप जान सकते हैं यहाँ पे कि मध्यवर्ती उच्च भूमियों के अंतर्गत ही बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा का पठार, ठीक है, तो ये सारा कुछ इसमें शामिल है। तो ये पूर्वी विस्तार, ठीक है। चंबल, केन, बेतवा, सिंध ये सभी नदियाँ जो है सेंट्रल आइलैंड से ही बहती हैं। ठीक है, मध्यवर्ती उच्च भूमियों से बहने वाली नदियाँ, जैसे अब आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ से जो नदियाँ बह रही हैं दक्षिण पश्चिम से, ठीक है, दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी, नॉर्थ, साउथ, ठीक है, ईस्ट और ये आपका वेस्ट, यानी कि इधर से बहती हैं। और उत्तर पूर्व की तरफ ढलान में आप जानते हैं कि चंबल वगैरह जो भी फ्लो इनका होता है तो वहाँ की ये आपका यमुना में यहाँ पे मिलती हैं और इसके बाद ये यमुना जो है आपका गंगा में मिल जाती है। तो इसलिए यहाँ पे सभी आपके करेक्ट हो जाएंगे। 42 नंबर में देखिए, दक्षिण के पठार के बारे में मेंशन किया गया। दक्षिण का पठार स्पेशली किसके बारे में, डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, आपने सेंट्रल आइलैंड्स के बारे में समझ लिया कि मालवा पठार, बघेलखंड, बुंदेलखंड, ठीक है, ये सारे पठार इसमें इंक्लूड किए जाते हैं सेंट्रल आइलैंड्स में। अब डेक्कन प्लेट्यू में देखिए दिया गया कि यह त्रिभुजाकार पठार है। कैसा है ये, और इसमें क्या करना है, इनकरेक्ट चूज करना है। तो यह क्या है, त्रिभुजाकार पठार है, तो करेक्ट है। नर्मदा के दक्षिण में स्थित है, ये भी ठीक है। नर्मदा के उत्तर में आपका सेंट्रल आइलैंड्स हो गया। इसके उत्तरी सीमा पर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला स्थित है। नहीं, विंध्याचल उत्तरी से, विंध्याचल के उत्तर में आप देख रहे हैं कि कौन सा स्थित है, आपका डेक्कन प्लेट्यू वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। बल्कि इसकी उत्तरी सीमा पे कौन सा, सतपुड़ा है। तो नर्मदा के उत्तर में कौन सा आपका विंध्य रेंज है, ठीक है, और नर्मदा के दक्षिण में सतपुड़ा है, और सतपुड़ा के नीचे आपका कौन सा है, तापी नदी है। ठीक है, तो जो तापी नदी से स्टार्ट करिए या आप कहिए कि सतपुड़ा इसकी उत्तरी सीमा होती है किसकी, डेक्कन प्लेट्यू की। तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। महादेव कम्यूर की पहाड़ी और मैकाल श्रृंखला इसका पूर्वी विस्तार है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका जो पूर्वी विस्तार है वो महादेव है, कैमूर पहाड़ी है, मैकाल श्रृंखला है। तो पूर्वी क्षेत्रों में आप जानते हैं कि इधर आपका ये चीज़ें हैं। ये दक्षिण का पठार पश्चिम में नीचे और पूर्व में ऊंचा और तीव्र ढाल वाला। अगर पूर्व में देखिए दक्षिण का पठार जो कह रहा है कि इधर ऊंचा है, अगर इधर ऊंचा होता तो रिवर फ्लो किधर होता, अरब सागर में होता, लेकिन ये गलत कह रहा है। पश्चिम में क्या है, ऊंचा है, पूर्व में ये आपका ढलान वाला है। इसीलिए ज़्यादातर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सारी नदियाँ जो है यहाँ पे आके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है ना, तो इसलिए कह रहा है असत्य कथन कौन सा, ये 2 नंबर और 4 नंबर हो जाएंगे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कार्बी एलांग पठार जो है, जो मेघालय वाला पठार है, ये अक्सर पूछा जाता है क्योंकि ये प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है जो आपका मालदा गैप से अलग होके नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो गया है वो इसी का ही पार्ट रहा है। ठीक है ना, तो 43 नंबर देखिए, इसमें दिया गया इसे मेघालय पठार या उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से भी संबोधित किया जाता है, मतलब नॉर्थ कचार हिल्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो पहला करेक्ट हो जाए। दूसरा देखिए, यह एक भूकंपीय क्रिया के द्वारा छोटा नागपुर पठार के उत्थान के कारण विलग हो गया था। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा कि यह भ्रंश के द्वारा हुआ था, ना कि भूकंपीय प्रक्रिया के द्वारा। तो भ्रंश वही जो मालदा भ्रंश था या मालदा गैप था, उसी की वजह से ये स्थिति देखने को मिली थी, इसलिए ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। गारो, खासी और जयंतिया पूर्व से पश्चिम की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएँ हैं। ठीक है, तो गारो पूर्व से पश्चिम नहीं बल्कि इधर देखिए, ये ऐसे आपका गारो है, फिर आपकी खासी है, फिर जयंतिया है। तो ये पूर्व पश्चिम नहीं बल्कि वेस्ट टू ईस्ट है, मतलब पश्चिम से पूर्व है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा।
केवल करेक्ट आपका 1 नंबर हो जाएगा, ओनली 1 इज़ करेक्ट। ठीक है, आगे देखिए 44 में यहाँ पे जो दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर एवं असतत है। मीन्स कि द वेस्टर्न घाट लाइज पैरेलल एंड डिसकंटिन्यूअस टू वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है, 44 में कि यहाँ पे गलत ही चूज करना है। तो पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर जो है और असतत जो दिया है ना, तो ये आपका क्या है, कंटिन्यूअस है। आप देखेंगे अगर ये तो यहाँ पे देखिए पश्चिमी, ये क्या हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, और ये आपका पश्चिमी कोस्ट है, तो ये इसके साथ क्या है, सततता इसमें है, कंटिन्यूटी है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखिए पश्चिमी घाट को केवल 2 दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। ठीक है, तो वो दर्रे कौन से हैं, 2 ही नहीं बल्कि 3-4 दर्रे यहाँ पे हैं। आप जानते हैं पाल घाट है, भोर घाट है। ठीक है, तो स्पेशली आपका जो पाल घाट है, थाल घाट है, भोर घाट है, ये इम्पोर्टेंट यहाँ के दर्रे हैं। ठीक है, तो पश्चिमी घाट को केवल 2 दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। थाल घाट को केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जाए। यहाँ पे देखिए वेस्टर्न घाट कैन बी क्रॉस्ड थ्रू द पासेस ओनली। अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश वाले के हिसाब से ये प्रश्न तो आपका करेक्ट है, हिंदी वाले के हिसाब से ये आपका इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे आप इंग्लिश वाले के हिसाब से कर लीजिए कि पश्चिमी घाट को केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जाता है, ये करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे आपको क्या बताया, 2 दर्रों के द्वारा, 2 नहीं बल्कि 3 दर्रे हैं, जबकि यहाँ पे केवल दर्रे लिखा है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। द प्रोमिनेंट घाट आर थाल घाट, भोर घाट एंड पाल घाट। यहाँ के जो प्रमुख दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं, थाल घाट है, भोर घाट है और पाल घाट है, ये 3 दर्रे हैं। तो यहाँ पे जो थाल घाट दिया है ना, इसमें 2 और ऐड कर लीजिए, यहाँ पे लिखा नहीं गया है, भोर घाट और पाल घाट। ठीक है, 3 दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है, तो ये आपका करेक्ट है। तो 1 नंबर आपका केवल इनकरेक्ट हो जाएगा। जहाँ पे देखिए अब ये क्या है कि ये टाइपिंग एरर है जो यहाँ पे हुआ है, तो उसको जहाँ पे भी टाइपिंग एरर रहेगा मैं आपको यहाँ पे डाउट उसका क्लियर करा दूंगा। अरेंज द फॉलोइंग घाट फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। अब उत्तर से दक्षिण आपको यहाँ पे क्या करना है, अरेंज करना है। तो सबसे ऊपर क्या हो जाएगा, सबसे ऊपर आपका कौन सा हो जाएगा, थाल घाट हो जाएगा। और थाल घाट किनको किनको, मुंबई और नासिक को। ठीक है, मुंबई टू नासिक ये आपका थाल घाट है। और जो भोर घाट है मुंबई से पुणे है, तो दूसरे नंबर पे आपका भोर घाट आ जाएगा, मुंबई टू पुणे। ठीक है, और तीसरा आपका जो पाल घाट है, तो पाल घाट जो दर्रा है ये आपका नीलगिरी से अन्नामलाई के बीच है। किन के बीच है, नीलगिरी और अन्नामलाई जो पहाड़ी है ना, उसके बीच है आपका। तो ये आपका हो जाएगा 213, यानी 213 ऑप्शन 1 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए 46 नंबर। 46 नंबर में आपका जो दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक है। 46 नंबर, इसमें जो दिया गया है कि कौन सा इनकरेक्ट है कि पूर्वी घाट का विस्तार जो आपका इधर देखिए, ये पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी घाट हो गया, यहाँ पे महानदी घाटी है, यहाँ से लेके दक्षिण में ये आपका नीलगिरी वाला है। ठीक है, यहाँ तक विस्तार माना जाएगा, तो ये ठीक है। इसके बाद दिया गया पूर्वी घाट असतत है और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के द्वारा काट दिया गया, ये भी करेक्ट है। यहाँ पर देखिए गोदावरी का बेसिन हो गया, इधर कृष्णा का बेसिन हो गया, कावेरी का, वैगई का, पिन्नार का, इधर महानदी का बेसिन है। तो ये विभिन्न नदियों के बेसिन के द्वारा क्या किया गया है, जो पूर्वी घाट है उसको काट दिया गया, जबकि पश्चिमी घाट में इतना बेसिन नहीं है, इसलिए पश्चिमी घाट में सततता है, पूर्वी घाट में डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है ना, तो ये भी करेक्ट हो जाएगी। ये भी आगे देखिए, यहाँ अधिकांश वर्षा पर्वतीय वर्षा के रूप में होती है। तो जो आपका दिया गया है पूर्वी घाट में अधिकांश वर्षा पर्वतीय नहीं बल्कि लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। तमिलनाडु वगैरह में आप देखिए यहाँ पे चेन्नई के तट के पास यहाँ पे पहाड़ियों के द्वारा जो लौटते हुए मानसून होते हैं उसी के द्वारा वर्षा ये होती है। तो इसलिए ये आपका क्या होता है, इनकरेक्ट हो जाएगा। 3rd नंबर 1 और 2 करेक्ट होगा, इसमें इनकरेक्ट ही पूछ रहा है, तो ओनली 3 बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित पहाड़ियों के उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम आपको यहाँ पे लगाना है। ठीक है ना, अब यहाँ पे आपका सिरुमलाई की पहाड़ी है, पंचमलाई है, शिवराय है, जावेदी है, नागाई है। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसको लगाते हैं। ये आपका देखिए जो दिया गया है कि सबसे यहाँ पे आपका सिरुमलाई की जो पहाड़ी है, ठीक है,
तो सिरुमलाई की जो पहाड़ी है कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। एक एक पहाड़ियों का नाम लिख लेते हैं। पंचमलाई की जो पहाड़ी है ये भी आपका तमिल में है। और शिवराय की जो पहाड़ी है ये भी आपका तमिलनाडु में ही है। जावेदी की जो पहाड़ी है ये भी आपका कहाँ पे है, तमिलनाडु में ही है। ठीक है। और इसके अलावा जैसे नगारी जो पहाड़ी है ये आपका आंध्र प्रदेश में है। तो सबसे ऊपर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में नगाई की पहाड़ी है, यानी 5th नंबर हो जाएगा। उसके बाद जैसे आप नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा जावेदी की पहाड़ियाँ, यानी 4 नंबर। और जावेदी के बाद आप देखिए, जावेदी के बाद शिवराय की पहाड़ी है 3 नंबर। और शिवराय के बाद आपकी पंचमलाई की पहाड़ी मिलती है 2 नंबर। और सबसे लास्ट में आपकी जो दिखेगी वो आपकी सिरुमलाई की पहाड़ी दिखेगी, यानी कि 5 4 3 2 1। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। ये क्रम कई बार आपसे एग्जाम में पूछे गए भी हैं। आगे देखिए यहाँ पे आपका 48, ये पार्ट नंबर 3 है एनसीईआरटी लक्ष्य सीरीज का। ठीक है। 48 नंबर का जो है इसमें करेक्ट कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी, डोडा बेटा है। 48 नंबर डोडा बेटा जो है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। अब देखिए एनसीईआरटी महेंद्रगिरी लगा रहा है। और जो आपका अभी पीजीटी बिहार में पूछा गया प्रश्न है उसमें नवालगढ़ करके एक चोटी है। ठीक है, ऐसे ही नाम है उसका, अजीब सा थोड़ा नाम है। वो आपका आंसर करेक्ट कर रहा है जो पीजीटी है वहाँ पे। एक्चुअली सीएम यही प्रश्न पूछा था कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अब चूंकि ये एनसीईआरटी मेंशन किया गया है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसमें आपका जो दिया गया है तो डोडा बेटा किसकी है सबसे ऊंची चोटी, तो डोडा बेटा जो है ये नीलगिरी की है। लेकिन पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुडी है। कौन सी, अनाईमुडी है। और अनाईमुडी की जो हाइट है वो 2695 मीटर है, जबकि जो डोडा बेटा है इसकी हाइट जो है 2637 है, तो ये सेकेंड हाईएस्ट है। ठीक है। पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे मेंशन किया गया है तो ये आपका महेंद्रगिरी हो गया। उदगमंडलम और कोडाई कनाल ये दोनों हिल स्टेशन है, ये आपका तमिलनाडु और केरल में कह रहा है। तो जो उदगमंडलम है इसी को ऊटी बोलते हैं। ठीक है। तो ऊटी जो है और कोडाई कनाल दोनों कहाँ पे हैं, तमिलनाडु में, केरल में एक भी नहीं है। तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक। तो इसमें केवल करेक्ट आपका 2 नंबर पूर्वी घाट का होगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है। आगे देखिए 49 में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसमें दिया गया है कि प्रायद्वीपीय पठार को काली मृदा की उपस्थिति के कारण डेक्कन ट्रैप बोला जाता है। ठीक है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, डेक्कन ट्रैप इसीलिए बोलते हैं। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से निकला लावा के ठंडे होने से निर्मित आग्नेय शैलों से हुई है। दिस इज द वल्केनिक ओरिजिन हेंस द रॉक आर इग्नियस। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें दोनों आपके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आपका जो है 50 नंबर है। इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न भी होगा, 50 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 50 कि थार मरुस्थल अरावली के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। तो ये तो आपका करेक्ट है। ठीक है ना। थार डेजर्ट। लूनी इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। तो लूनी जो रिवर है ये आपका, इसकी ओरिजिन भी स्थल भाग में ही होती है और ये स्थल भाग में समा भी जाती है। ठीक है। तो ये आपका यहाँ से होके हुए जाती है क्योंकि इसमें उतना ज़्यादा जल की मात्रा नहीं होती। बरखान का विस्तार बहुत अधिक मात्रा में थार क्षेत्रों में या रेगिस्तानी क्षेत्रों में देखा जाता है। तो बरखान जो आपका, इसका निर्माण कैसे हुआ है, ये आपका एरिड टोपोग्राफी के अंतर्गत आती है। ठीक है। लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप पाए जाते हैं, जो वर्टिकल या अर्धचंद्राकार बालू के टीले भी इसको कहा जाता है। तो ये भी आपका करेक्ट है। इसमें सभी आपके क्या हैं, करेक्ट हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में टोटल हम लोगों ने 50 प्रश्नों को देखा और इन प्रश्नों के आधार पे आप ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जो एनसीईआरटी है उसको भी पढ़ सकते हैं। आगे भी ये आपकी सीरीज कंटिन्यू रहेगी। टोटल ये टारगेट है 2000 प्रश्न और टोटल ये 2000 कहाँ से, एनसीईआरटी से ही रहेंगे। आगे हम एनसीईआरटी से डीएसएसबी में जो पूछे गए, पीजीटी में जो पूछे गए, केवीएस, नवोदय, एनबीएस, ईएमआरएस में जो पूछे गए प्रश्न एनसीईआरटी से हैं उसको भी लाएंगे और उसको भी सॉल्व कराएंगे। तो यहाँ पे इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगला जो वीडियो होगा ये नेक्स्ट पार्ट से होगा 51 से। यहाँ पे आप प्रश्न देख सकते हैं, आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। तो पूरा पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अभी तक पहाड़ियाँ आप लोगों ने देखा, अब उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल यहाँ पे देखेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे इतना ही। थैंक यू।